नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे तो उसका मतलब क्या है। अगेन हम कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी कह रहे हैं उसे सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से किस तरह से किया जाता है या कहा जा सकता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ट्रेडिशनल मीडिया का भी एक पार्ट माना जा सकता है। यानी अगर हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे या कहूं कि कुछ हम कह सकते हैं संस्कृत में, तो हम कहेंगे अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं यहाँ कुशल से हूं, वहां की भी मैं ऐसे कामना करता हूं। या ऐसे दूसरे शब्दों में कहते हैं अत्र कुशलम तत्र कामय। मैं यहाँ कुशल से हूं, उम्मीद करता हूं आप भी कुशल से होंगे। तो अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी चीज को सुनने, कहने, पढ़ने, लिखने की सबसे प्रभावी कलाओं में से एक आता है, जिसमें हम रीडिंग स्किल को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग स्किल्स का हम चैप्टर आप देख सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिसनिंग स्किल्स। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या लिसनिंग की भी कोई स्किल्स होती है। सुनना तो हम बहुत बचपन में सीख जाते हैं। अगेन हम कम्युनिकेशन की लगभग सभी थेरेपीज को बहुत बचपन में सीख चुके होते हैं। हमें पहले से पता होता है कि ये सब चीजें कैसे करनी है। अब हम क्या सीख रहे हैं, उन्हें सबसे प्रभावी तरीके से कैसे करना है। अगर हम विज्ञापन की दुनिया में आते हैं तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप मेरे मंतव्य से, जो मेरी स्थिति है उससे आप पूरी तरह सहमत हो, मेरे विचारों से आप सहमत हो जाएं, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उससे आप अग्री करें, उससे आप कन्विंस हो जाएं। ये हमारी कला है। इसी तरह से अगर मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, लिसनिंग की बात कर रहा हूं, तो लिसनिंग में जो आप कह रहे हैं उसका मैं सबसे प्रभावी तरीके से श्रोता कैसे हो सकता हूं, क्योंकि लिसनिंग जो है वो कम्युनिकेशन की ठीक ठाक मुश्किल किस्म की आर्ट है। कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा लिसनर ढूंढना, एक अच्छा रीडर ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपके पास आपकी बातें सुनने वाला कोई आपकी जिंदगी में है तो आपके लगभग ज्यादातर गम वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मन की सारी भड़ास, अपने मन की सारी व्यथाएं उसके साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम सीखेंगे कि लिसनिंग स्किल्स होती क्या है। अच्छा, इसमें एक मेजर बात ये होती है कि लिसनिंग स्किल्स में लिसनिंग कई तरह की हो सकती है। जब आप एक छात्र होते हैं तब आप अलग तरह की लिसनिंग कर रहे होते हैं। अपनी छात्र जीवन में आप बैठे हैं, मेरे सामने आप बैठे हैं लेकिन आप मोबाइल चला रहे हैं, तो मुझे क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप बैठे तो हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आप पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। इसी तरह से आप कब पूरी तरह सुन रहे हैं, आप कब समझ भी रहे हैं, कब आप मीनिंग बिटवीन द लाइंस समझ पा रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा था पूरी तरह से नहीं बताना चाह रहा हूं और आप उसे समझ पा रहे हैं, वो भी लिसनिंग की आर्ट होती है। आप सुन रहे हैं, साथ में नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, मेरे पास अलग इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, कोई छात्र है, अगर आप में से कोई है जो कहीं और देख रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, या उसने जो क्वेश्चन पूछा वो पूरी तरह से टॉपिक से रिलेटेड है और उसके क्वेश्चन में मेरे सारे सवाल, अभी तक पढ़ाए हुए सारे पार्ट का संदर्भ आ जाता है। अगर मुझे आपके क्वेश्चन, तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी मुझे पार्ट समझा देगा कि आपका लिसनिंग सही पैटर्न में जा रहा है। लिसनिंग कितनी तरह से हो सकती है, लिसनिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो लिसनिंग क्या होता है। अच्छा, एक आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि हियरिंग और लिसनिंग एक ही आर्ट होती है क्या। तो ये सुनने में जैसे लगता है कि हियरिंग, हाँ आप लोगों ने सुन लिया, लिसनिंग आप लोगों ने सुन और समझ लिया। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो सुनना और समझना या सुनकर समझना। अगर हम इन दोनों चीजों को समझाते हैं तो हम लिसनिंग और हियरिंग का फर्क समझ सकते हैं। तो अभी हियरिंग और लिसनिंग में क्या क्या फर्क हो सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हियरिंग का मतलब सिर्फ आपके कानों में, सपोज करिए मैं आपके सामने अभी रशियन में, चाइनीज में, तमिल में, तेलुगु में कुछ बोलना शुरू करूं या कोई भी ऐसी भाषा जो आपको नहीं आती है, तो आप सिर्फ हियरिंग करेंगे, आप उसे समझ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और भी कई सारी अवस्थाएं हो सकती हैं जब आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप उसका संदर्भ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इनिशियली व्हाट इज हियरिंग एंड व्हाट इज लिसनिंग, वी विल गो थ्रू दैट। तो जब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझने के बाद अगर आप उसे याद कर पा रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स आपके कितनी डेवलप हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप इस चैप्टर को कितना ज्यादा समझ पा रहे हैं और आप इसे कितना ज्यादा समझा सकते हैं आगे चल के। तो लिसनिंग कितनी तरह की होती है उस पर हमारी चर्चा रहेगी। इसमें पहला पार्ट है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, यानी कि मैंने आपको कोई जानकारी देनी चाहिए। अब जानकारी सिर्फ इतनी सी भी हो सकती है कि रुक जाओ,
आपका सिर्फ इतना सही पार्ट था। तो आपने इतनी सी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग की, आपने उसका अर्थ समझा, फिर रुक गए, इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। अब ये जानकारी बहुत लंबी भी हो सकती है, आप जहां रुके रुक जाओ, रुकने के बाद बाएं जाना, बाएं जाने के बाद लाल रंग का गेट आएगा, वहां से मतलब एक लंबा चौड़ा मैसेज आपके पास आ रहा है, आपने एक बार सुना, लेकिन क्या पूरा पूरा मैसेज समझ पाए? जैसे अगर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग एक चैप्टर पढ़ा होगा, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको इस तरह से शब्दों के जाल में उलझा दिया जाता है कि आपको सारे वाक्य का संदर्भ निकालना ही उत्तर होता है। और आईएएस से किसी भी सिविल परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग एक ठीक ठाक मुश्किल चैप्टर माना जाता है, उसकी खूब प्रैक्टिस भी की जाती है। तो वैसे ही लिसनिंग में भी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग मतलब कि जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं आप उसे समझ पाए आराम से, और उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज ग्रहण कर पाए। अगर उस इंफॉर्मेशन में कई सारे पेज हैं, जैसे आप समझ, आपको मैंने कम्युनिकेशन में इतना पता होगा कि जब हम कोई बात देते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। जब मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं तो मैं इनकोडिंग प्रोसेस में हूं, और जब आप वो बात सुन पा रहे हैं तब आप डिकोडिंग प्रोसेस में हैं। तो जो कुछ मैंने आपसे जब कहा है, आपने अपने सबसे पहले मैंने अपने मन में उस विचार को बनाया कि मैंने क्या आपसे कहना है, किस तरह से कहना है, कौन से माध्यम से कहना है, कौन से शब्दों का चयन करना है, कौन सी भाषा का चयन करना है, कौन से माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, चिट्ठी के जरिए, ईमेल के जरिए, बोल के, लिख के, बता के किस तरह से आप तक वो मैसेज पहुंचाना है। तो मैंने उसे ये सारी चीजें मैंने इनकोड की हैं। उससे पहले एक मैसेज होगा, जो मैसेज मैंने इनकोड किया होगा, ठीक है, वो मैसेज इनकोड तक पहुंचा। फिर आप रिसीवर हैं, सेंडर के बाद रिसीवर आता है, तो रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया, रिसीविंग के बाद वो डिकोड किया। तो जब आप उस मैसेज को डिकोड करने के प्रोसेस पे आ चुके हैं तो आप लिसनिंग के करीब करीब आ चुके हैं। तो जो लिसनिंग वाला पार्ट है, यहां वाला जो पार्ट है, इस पे हम यहां आएंगे। तो लिसनिंग का मतलब कि आप उस मैसेज को डिकोड कर रहे हैं जो आपको मैंने या किसी भी सेंडर ने आपको मैसेज देने से पहले डिकोड किया होगा। अब आप उसे इनकोड कर रहे हैं। आसान भाषा में समझते हैं। मैं अगर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं बिल्कुल सीधी सटीक भाषा में आपको बताऊं कि आज का मैसेज ये है, आप आज ये कार्य कर लेना। वो मैंने लिख के बताया है, बोल के बताया है, इशारे से बताया है, या किसी और भाषा में आप तक वो मैसेज पहुंच चुका है। आपने उसे आराम से समझा, आपने वो मैसेज सुना, सुनने के बाद आपने उस मैसेज को एज इट इज समझा, और उसके बाद आपको लगा ठीक है इस मैसेज को समझा जा सकता है, और आपने हूबहू वैसा करना शुरू कर दिया। अगेन आप उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है उस पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन मैसेज आप रिसीव करने के बाद आप रिसीव कर पा रहे कि नहीं, ये सारा प्रोसीजर हमारा लिसनिंग स्किल्स के तहत आएगा। तो लिसनिंग स्किल्स क्या इस बात पर रहेंगे कि जो मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है, आप उस मैसेज को कितने अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। अब लिसनिंग कितनी तरह की हो सकती है, हमारा बात था, पहला हमारा रहेगा इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग या सूचनात्मक सुनना। तो सूचनात्मक सुनना का मतलब जो सूचना मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप ठीक ठाक से समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब सूचनात्मक लिसनिंग के लिए क्या हमारे पास जरूर रहेगा कि जो सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूं वो सूचना आप समझने की स्थिति में भी है कि नहीं। उसमें कुछ बैरियर्स हो सकते हैं आपकी, अगर आप बहुत भावावेश, चलिए उस पर विषय में चर्चा करेंगे कि आप भावुक अवस्था में हैं या बहुत दूर हैं, या हमारे बीच में कोई कांच की दीवार है, या फिर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जो इकोस्टिक कमरा है जहां आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ और बैरियर हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई बैरियर नहीं है, आपने सीधा साधा मैसेज सुन लिया है, तो सुनने के बाद आप उस मैसेज की सूचना को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग का पार्ट होता है कि जब आप पूरी तरह जागृत अवस्था में होंगे, अवेकिंग अवस्था में होंगे, तब ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग आ जाएगा। तो हमारा पहला पार्ट रहेगा इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, यानी कि सूचनात्मक लिखना, यानी जो भी सूचना आपको दी जा रही है आप उस सूचना को पूरी तरह ग्रहण कर पा रहे हैं, ये सूचनात्मक लिसनिंग का एक पार्ट रहेगा। हमारा दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, तो दूसरा हमारा तरीका रहता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि कई चीजें हम, जैसे मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज आपको बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए, कि कई चीजें हम
अपने बोल के भी, यानी अपने कंठ, अपने स्वर से आप तक कुछ बात पहुंचाते हैं। कुछ चीजें हम अपने एक्सप्रेशन से, अपनी आईब्रो से या अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरह से डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मीनिंग ये होगा कि जिन मैसेजेस को आप सामने वाले के हाव भाव से समझते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल या सभी कम्युनिकेशन स्किल्स के सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमें आखिरकार बच्चों में ही मिलेंगे, क्योंकि जब तक उनकी कम्युनिकेशन बोलने की पावर ठीक क्रिएट नहीं होती है तब तक वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का हमसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब उनको कुछ नहीं आता है, वो बोलना नहीं जानते हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन के जरिए, अपने हाव भाव के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए सारी अपनी बात हमारे तक पहुंचाते हैं। ठीक इस तरह से हमारी बात समझने के लिए भी वो इस पार्ट का यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जब हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, आमतौर पे हमारी भाषा जाहिर है अभी वो नहीं सीख पाया है, तो हमारे चेहरे, हमारे हाव भाव, हमारी बातचीत का टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सबको पहचान कर हमारा संदेश एक बच्चा समझ सकता है। कब आप गुस्से में बोल रहे हैं, अच्छा ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़े भी कर सकते हैं 2-3 तरीकों से। पहला, यदि मेरे चेहरे पे गुस्सा है, यदि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, या मेरे एक्सप्रेशंस किसी दूसरे टोन में जो हमने बॉडी लैंग्वेज के तहत पढ़ लिया है, इसी को रिसीवर यानी जो सुनने वाला है वो किस तरह से समझ पा रहा है, वो पार्ट डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में होगा। दूसरा तरीका, उस भाषा में अगर आपसे बात की जाए जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे चेहरे से अंदाजा लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं कोई सामान आपको देना चाह रहा हूं, मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं, मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूं, या मुझे कोई समस्या है, या जो भी मेरे भाव या जो भी मेरी सूचना आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसको मेरे हाव भाव से कैच करने का प्रयास करेंगे। मेरी बॉडी लैंग्वेज को जब आप कैच करने का प्रयास करेंगे तो उसे हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में समझेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यानी कि हम बोलने के साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, जब हम उसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं सामने वाले के एक्सप्रेशन से। यदि एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, यदि एक नायिका रोते हुए अपने प्रेमी से कहती है कि आइंदा मुझसे मत मिलना, तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो नेगेटिव है। वो अगर यही बात करे आज से मुझसे मत मिलना गुस्से में, तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। लेकिन ये रोते हुए या किसी और भावावेश में यदि नायिका नायक से कुछ कहती है तो उसका भाव कुछ और आ जाता है। यानी कि उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि नहीं, सारी दुनिया की हरकतें तोड़ो, या जो भी उसका मैसेज है कि दोबारा प्रयास करो। ठीक इसी तरह से कई बार आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो कुछ और संदेश आप तक पहुंचा पा रहे हैं, या कोई ऐसी भाषा में आपसे बात की जा रही है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन आपको ज्यादा समझने का प्रयास करना है, तो हम उसे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में समझेंगे या पढ़ेंगे। तो ये वो बातचीत है जो भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या बाकी तरह के संदर्भों से ज्यादा समझते हैं। ठीक है। दूसरी तरह की हमारे पास एक तीसरी तरह की लिसनिंग होगी, बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग का मीनिंग क्या हो सकता है? बायस्ड यानी हम पहले ही दुराग्रह से पूर्ण हो चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति से मेरी शत्रुता है और वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाया है या मेरी कोई मदद करना चाहता है, तो जब वो मदद का प्रस्ताव रख रहा है या कोई और संदर्भ में, तो उस मदद के प्रस्ताव को मैं किस तरह सुनूंगा कि वो या तो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहा है, मेरे से सहानुभूति दिखाने के लिए आया है, या किसी और तरीके से उसकी बातचीत में कमी कहां है मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा। आपको पता है क्रिटिक, आप जानते हैं कम्युनिकेशन जब हम राइटिंग करते हैं तो क्रिटिक राइटिंग एक चीज होती है। तो अगर मैं क्रिटिक हूं तो एक मूवी को अगर मैं देखूंगा तो मूवी थिएटर में मैं मूवी को एंजॉय करने के लिए तो नहीं देखूंगा। उसमें मेरा उद्देश्य क्या, इस मूवी में कमियां कहां कहां ढूंढनी है, उसमें लेखन, कला, कौशल, निर्देशन, अभिनय, इन सभी पक्षों में मुझे क्या कमियां या क्या खूबियां ढूंढनी है। मतलब मेरे देखने का एक अलग खास नजरिया होगा। ठीक है। ऐसे बायस लिसनिंग में आमतौर पे हम जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है उसके बारे में हम जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं वो नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन अगेन उस पूर्वाग्रह के साथ हम जिस तरह से लेके चलते हैं अपनी बातचीत को, वो बायस लिसनिंग का हिस्सा होता है। यदि आपका कोई बहुत गहरा मित्र आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो हम उनकी ज्यादातर बातों से पहले ही समझते हैं कि वो क्या कहेगा, अब उसका इशारा किस तरफ होगा, है ना। या अगर हमें पता है सामने वाला विपत्ति में है तो बेशक वो अपनी हालात बता रहा है, लेकिन हमें उसके संदर्भों से पहले से पता है कि अब थोड़ी देर बाद वो अपने लिए मदद मांगने वाला है, और हम मान के चलेंगे कि अब इसने पैसे की डिमांड की या अब इसने कहा कि मेरी इस तरह की मदद कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम पहले से बायस्ड हैं, हमें सामने वाले के हालात पता है ना। ऐसे ही मार्केटिंग वाला जब व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप पहले से सतर्क होकर सुनते हैं। इससे थोड़ी सी भी गहराई से बात की तो ये छूटते ही बताया कि सर यदि आप ऐसा इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वाला ऑफर ले लीजिए। तो हम बायस्ड होके सुन रहे हैं।
तो जब हम कई बार पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बाद किसी की बात सुनना शुरू करते हैं बिना खुले दिल से, कई बार हम कहते हैं कि यदि किसी से पहली बार मिलो तो पूरे खुले दिल से मिलो, उसे पूरा मौका दो फेयर अटेम्प्ट करने का। ठीक इस तरह से अगर आप कभी कभी बायस्ड होते हैं और बायस्ड लिसनिंग करते हैं तो आप सामने वाले को मौका ही नहीं देते कि वो अपनी बात खुलकर आपसे कह सके। और जब हम बायस्डली लिसनिंग करते हैं, हम बायस्ड होकर किसी की बात सुनते हैं, तो हम मन में पहले से एक भाव तय कर लेते हैं, और यदि उस व्यक्ति ने वो मदद नहीं मांगी या वो बात नहीं की जिसका हम इंतजार कर रहे थे, तो हमारे लिए चकित या हैरानी वाला भाव रहेगा। तो जब हम पूर्वाग्रह लिसनिंग या बायस लिसनिंग करते हैं तब हम इस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो बायस लिसनिंग वहां काम आएगा कि जब हम पहले से दुराग्रह से ग्रसित होने के बाद किसी की बातचीत सुनते हैं। जैसे इस एक महाभारत में प्रसंग आता है कि जब भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास आए थे, दुर्योधन की सभा में आए थे, तो दुर्योधन पहले से दुर्भावना से ग्रसित था। उससे पता था कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन पक्ष से आए हैं। तो वो जिस तरह से उनकी बातचीत सुन रहा था कि उन्होंने जिस भी भाषा में कहा कि चाहे 5 गांव दे दो पर जन जो पांडव हैं हथियार नहीं उठाना चाहते हैं, तो उस समय जिस भाव से दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सारी बात सुनी, उसे हम बायस लिसनिंग का एक शानदार एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आप जब पहले से मानते हो कि सामने वाला इस मानसिकता से ग्रसित है और वो ऐसा ही कोई चीज बोलने वाला है, हम पहले से माइंडसेट है और हम पहले से मान चुके हम ना ही करेंगे या हाँ ही करेंगे, जो भी उस समय की स्थिति है, तो उस तरह की जो लिसनिंग है उसे हम बायस्ड लिसनिंग का एक हिस्सा मान सकते हैं। क्लियर? एक लिसनिंग होती है सिंपैथिक लिसनिंग। यदि हमारा कोई भी मित्र किसी आपदा से ग्रसित है या किसी समस्या से ग्रसित है, उस समय यदि हम उस मित्र से मिलने जाते हैं या किसी ऐसे हालात में किसी को सांत्वना देने के लिए, अगर इसे हम सांत्वना वर्ड इसके लिए थोड़ा ज्यादा सटीक रहेगा, तो हम सांत्वना के साथ किसी की बात सुनते हैं तो उसे सिंपैथी लिसनिंग कहते हैं। ऐसे में अमूमन सामने वाले को सिर्फ एक लिसनर ही चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा भी था कि यदि आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है जो आपकी बात शाम को आराम से तसल्ली से सुन सके, तो आपकी लगभग आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये वही सांत्वना वाला, जैसे कहते हैं ना गर्माहट भरा हाथ, तो इसे आप वैसे रिलेट कर सकते हैं कि सांत्वना लिसनिंग या सिंपैथी लिसनिंग इज दैट पार्ट जब आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, ऑल यू नीड कि सामने वाला आपकी बात सुन ले, है ना। तो जब आप किसी की बात सुनने के लिए तत्पर होते हैं, आप आमतौर पे कुछ बोलते नहीं हैं, आप सामने वाले का सिर्फ भड़ास निकालना चाहते हैं, या सामने वाला जो भी अपना भरा बैठा है, दुख में है, विषाद में है, किसी और मनोस्थिति में है, वो खाली बताना चाह रहा है कि मेरे साथ ये सब समस्याएं हो गई है, मैं क्या करूं। अमूमन जब वो कहता है ना अब मैं क्या करूं, तो लगभग उसके पास पहले से सारी स्थितियों के समाधान होते हैं। वो सिर्फ आपके मुंह से एक हाँ या ना सुनने के लिए होता है कि हाँ तुम जो सोच रहे हो मित्र वही सही है। इसी तरह से सांत्वना के साथ किसी को सुन लेना, आपको पता है हम कभी कभी हम सभी ऐसे हालात से गुजरते हैं जब किसी के साथ ऐसा कोई गमी का माहौल होता है और हम उनको खाली सांत्वना देने के लिए आते हैं। तो हम जब पूछते हैं ना क्या हुआ क्या बात है, हमें पहले से पता होता है क्या हुआ, उनको भी पहले से पता है कि उनको पहले पता होगा, लेकिन वो खाली अपनी सारी बात बताते हैं, हम सांत्वना के साथ सुनते हैं और उसके बाद हम अपने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से उन्हें एक सांत्वना देते हैं। तो जो सांत्वना भरी संवेदना भरी जो बातचीत होती है उसमें जो हियरिंग वाला पक्ष होता है वो सिंपैथिक लिसनिंग में आता है। तो ये किसी भी हालात में जब हम किसी आमतौर पे किसी अपनी आत्मीय के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं और यदि किसी एक पक्ष के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो जो उस समय हमारा पार्ट होता है वो सिंपैथिकल लिसनिंग का पार्ट होता है, बहुत अहम लिसनिंग होती है। तो इसमें ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग से बिल्कुल अलग होगी, इसमें आपके पास कोई नई सूचना नहीं आने वाली है। इसमें सिर्फ जो पहले से सुनी सुनाई बातें थी उन्हीं को दोबारा सुनने का मौका है, ताकि सामने वाला अपना दिल हल्का कर ले, रोकर गाकर अपनी बातचीत सुनाकर अपना जब मन हल्का कर लेगा तो वो बेहतर फील करेगा और आप भी ये चीज सोचकर बेहतर करेंगे कि मेरी वजह से आपके किसी आत्मीय आप किसी स्वजन को थोड़ा सांत्वना मिली है और उसको थोड़ा बेहतर फील कराने का आपने मौका दिया है। तो ये वाली लिसनिंग सिंपैथिक लिसनिंग का एक हिस्सा रहेगी। अब अगला आपका लिसनिंग का पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मींस जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो हम उस शब्द का एक मायना अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा एक लाल रंग का सेब, तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी एक लाल रंग का सेब है जो मीठा फल है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था ऐसे आम अगर किसी को बताते हैं तो वो अपने आप दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है कि हरे रंग का एक ऐसा फल जिसे काटो तो मीठा लाल निकलता है। तो ये हमारे दिमाग में हम पहले से इमेजेस क्रिएट करते हैं।
हमारी लैंग्वेज में क्या होता है कि सपोज करो मैं बाहर से आपको समझाना चाहूँ कि ये कुछ डायग्राम्स है, अब इस डायग्राम से हम समझाना चाह रहे हैं कि हम इस तरह से विकास कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, ये जो भी हमारा फिलहाल की क्राइटेरिया है, तो ये हम इमेज क्रिएट क्यों कर पा रहे हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस चीज को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग से अलग, डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते थे कि हम खाली उनका भावों से ज्यादा अंदाजा लगाते थे कि भाव या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या बता रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में हमारे को सारी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं मैं उसके बारे में मन में इमेज बनाऊंगा। इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग जैसा कुछ है कि हम उस सूचना को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाए, इसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का यूज करते हैं। अगर मैं आपको अपना प्रोजेक्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो उस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से समझ सकते हैं, उसको कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, वो सारा अंदाजा अपने दिमाग में आप लगाना शुरू कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 22 करोड़ का बजट है, ये सारे प्लान्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं, ये सारी आपके पास सुविधाएं हैं, यहाँ से आप संसाधन लेंगे, अब आपके जो दिमाग में फिगर चलनी शुरू हो जाएगी ना, इतने संसाधनों में इतना काम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए होगा, लेबर कहाँ से आएगी। तो जो आप अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा आएगा, ये लैंड यूज, ये समथिंग, जिस प्रोजेक्ट में आप समझना शुरू करेंगे, उसको गहराई तक उतरने का प्रयास करेंगे, तो वो सारा जो आप प्रयास कर रहे हैं वो सब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का पार्ट होगा। आपने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी शुरू कर दी है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, बिफोर यूजिंग द पेपर वर्क, यू आर जस्ट क्रिएटिंग इमेजेस इन योर माइंड, है ना, टू बी प्रिसाइज लेफ्ट साइड। तो जब आप यहां तक कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, बिकॉज नाउ दिस इज द वर्क विच वी नीड टू क्रिएट एन इमेज और रादर टू गेट इन्फॉर्म्ड अवरसेल्फ। जो भी हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करते हैं, वी टेक एज एन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का मीनिंग क्या होगा कि हम किस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, समझने के लिए हम क्या क्या अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इमेजेस क्रिएट करते हैं। ये ड्राफ्ट अगर मैं आपको बताए बिना बताऊं कि एक लकीर, एक और लकीर लंबी खींचिए, फिर एक और दायरा लंबा खींचिए, फिर एक छोटा, तो जो आप मैंने खाली खींच के आपको बताया, अगर मैं ना खींच पाऊं तो जो आप अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे, अगर इसे नाम दें कि 30%, 50%, 70%, आप इससे 40%, तो ये जो इमेज आप अपने दिमाग में बनाएंगे, इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का पार्ट मानेंगे। जब आप इमेजेस अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, तो उसके लिए जो आप कुछ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज कर रहे हैं, यहां वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का पार्ट रहेगी। क्लियर? अब हमारे पास एक और टर्म आता है एम्पैथिक लिसनिंग। अब ये एम्पैथिक लिसनिंग सिंपैथिक लिसनिंग से किस तरह से अलग है? इसका मतलब था हमारा सांत्वना। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब कि अब हम बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन कुछ सिमिलर है, इसे आप थेरेपी लिसनिंग से भी समझ सकते हैं। थेरेपी लिसनिंग अगर आपने कभी देखा हो, साइकाइट्रिस्ट के पास आप जब जाते हैं तो साइकाइट्रिस्ट आपका मैक्सिमम पार्ट कैसे दूर करते हैं? आपकी बात सुनकर। सांत्वना में आपका कोई मित्र आपके साथ है जिसकी संवेदना आपके साथ है। एम्पैथी में जो प्रोफेशनल आपकी बात सुन रहे हैं, जिनकी संवेदना उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो एक थेरेपी के तहत शायद कुछ नोट्स बनाकर पुराने अपने संदर्भों से, पुराने अपने जो अभी तक का उनका व्यावहारिक ज्ञान है या जो बुकिश नॉलेज उनके पास है, जिसके जरिए समझ सकते हैं कि आपकी जो बातचीत है वो किससे रिलेट कर पाएगी या कौन सा ऐसा लक्षण है जो आपकी बातचीत में आ रहा है, वो इस तरह भी सुन सकते हैं। लेकिन अगेन ये थेरेपी लिसनिंग एक वो थेरेपी है जिससे आपके कुछ दुख कम हो सकते हैं। ये थेरेपी लिसनिंग में आपको कम्युनिकेशन की लिसनिंग स्किल्स का बेस्ट यूज करना पड़ेगा। लिसनिंग स्किल का शायद सबसे अच्छा एग्जांपल आपको एम्पैथिक लिसनिंग या थेरेपी लिसनिंग में मिलता है। अगेन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं आपको दूसरा समझाने का प्रयास करता हूं। कम्युनिकेशन लिसनिंग की हर एक स्किल को सीखने के बाद आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है तो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं जो आपकी बात सुनते हैं। अगर आप नॉर्मल लिसनिंग कर सकते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग करते हैं, तो एम्पैथिक लिसनिंग के दो हम एग्जांपल दे सकते हैं। आप लोगों ने बीपीओ बिजनेस सुना होगा जिसमें कॉल सेंटर चलते हैं। तो कॉल सेंटर में जब किसी कस्टमर को कोई समस्या है, उसकी कुछ शिकायतें हैं, और शिकायतें इसलिए भी हैं कि एक उसका जो प्रोडक्ट आपने दिया है उस प्रोडक्ट में कुछ समस्या आ रही है। दूसरी शिकायत क्या है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो कॉल सेंटर के जो लोग समझते हैं ना कि हम क्या खाली लोगों की भड़ास सुनने के लिए ही बैठे हैं, बेसिकली उनके साथ यही समाधान है कि जो लोग अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट से जो शिकायतें हैं,
कुछ शिकायतों का समाधान हम तकनीकी रूप से कर सकते हैं, कुछ शिकायतें हम सिर्फ सुनने के बाद, पूरी बात आप आराम से सुनिए, आप उनसे सहानुभूति रखें कि हाँ आपके प्रोडक्ट में जो समस्या है, यदि मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट लिया होता तो और मेरे साथ ऐसी समस्या होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तीसरी बात, उसके बाद आप शायद छोटा मोटा समाधान भी दे सकें। तो ऐसे ही थेरेपी लिसनिंग लगभग वैसी ही है, सामने वाला अवसादग्रस्त है, इसमें और सिंपैथी लिसनिंग में थोड़ा सा फर्क यहाँ आता है कि यहाँ आपको कई सारे बंधन खोलने हो सकते हैं। सिंपैथिक लिसनिंग में आपका कोई मित्र है जो ऑलरेडी आपसे बात करने के लिए तैयार है। एम्पैथिक लिसनिंग या थेरेपी लिसनिंग में कई बार जो रोगी है, जो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है, वो अपनी बात कहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तब आपको क्या करना है, आपको उनके मन की सारी ग्रंथियां, सारी गांठें खोलनी है, उनको इस स्तर पे लाना है कि वो अपनी सारे मन के विषाद आपके सामने रख दे और बिना झिझके आपसे अपनी वो सारी बातें कहे जो शायद वो किसी और से ना कह सके। और आपका काम क्या है, आप सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और जब आप उनको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो अपने मन की सारी भड़ास, अपने सारे वो अवकुंठन, वो बंधन आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देता है जो वो किसी से कह ही नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसकी समस्याएं थी, तो आपकी थेरेपी सक्सेसफुल हो जाती है। तो थेरेपी लिसनिंग क्या है कि जब आप किसी, हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि मैं नोट्स बना रहा हूं, आप बताएं, हो सकता है मैं अंदर चित्र बना रहा हूं, मुझे उनकी बातें क्या है नहीं उससे मतलब, मुझे इससे मतलब है कि वो अपनी बात कह पाए। और सामने वाला, जब हो सकता है लास्ट में सॉल्यूशन के तौर पे मैं खाली डिस्प्रिन या एक नींद की गोली ही दूं, तो उस समय सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो इन थेरेपी लिसनिंग या इन एम्पैथिक लिसनिंग में व्हाट वी नीड इज कि सामने वाला अपने मन के सारे बंधन खोलकर अपने सारे अवसाद आपके सामने रख दे, और जब भरे हुए दिल से वो अपने सारे मन के अवसाद आपकी बातें सुनने लग जाते हैं, तो उसके बाद आप लगभग उसको उस बंधन से, उस अवसाद से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो मेडिकेशन इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं अदा करता है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट वो अदा करता है जो आप धैर्य के साथ उनकी सारी बातें सुन सकें। अच्छा, इसका एक एग्जांपल थेरेपी लिसनिंग का, मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि भारतीय परंपरा ऐसी है कि हम संयुक्त परिवार को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यदि आपके घर में कोई दादा दादी, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपको लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, आपकी जनरेशन थोड़ी बड़ी हो चुकी है, 0 से 5 साल हम आमतौर पे कहते हैं, 0 से 5 साल के बच्चे दादा दादी के लिए सबसे ज्यादा वरदान जैसे होते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जो रिक्तियां हैं वो पूर्ति करते हैं। 5 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके पास अपनी खुद की दुनिया डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसके मित्र मंडली या उसके बाकी दोस्त या मोबाइल या एनीथिंग। तब अगेन दादा दादी को उनका वो सहारा भी छिनता हुआ दिखाई देता है। तो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड इज कि उस समय अब भी जाएं अपने दादा दादी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हों, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए और वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। अगेन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, दे जस्ट नीड दैट थेरेपी लिसनिंग। आमतौर पे यहाँ हो भी रहा है, बल्कि अमेरिका में एक पैटर्न शुरू हो चुका है कि यदि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे बुजुर्ग दंपति या कहीं भी ऐसी जगह जाएं और कुछ घंटे, दे कॉल इट वर्क आवर बैंक, तो आप कुछ घंटे उनकी बात सुनिए। जितने घंटे आपने उनकी बातें सुनी है वो टाइम रिकॉर्ड होगा, वो आप अपने आवर बैंक में सेव करेंगे। बाद में जब आप उस स्थिति में हो जाएंगे, हम सभी एक ना एक दिन बुजुर्ग हो ही जाएंगे, ऑब्वियसली समय को तो नहीं रोका जा सकता, तब हमारे को उतने ही घंटे के लिए कोई सुनने वाला प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दैट इज आवर बैंक, वो वाला कॉन्सेप्ट है। फिलहाल थेरेपी लिसनिंग आपको एक तो प्रोफेशनल लेवल पे आप कर सकते हैं, दूसरा आपके घर में यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो बी दैट मैन। आप उनके पास बैठिए, उनकी सारी बातें ध्यान से सुनिए, उनको आपकी बातें बताने में ज्यादा कि अपने मन की भड़ास निकालने में दिक्कत है, तो उनकी सारी बातें सुनिए, उनकी बातें समझने का प्रयास करिए, हाँ में हाँ मिलाइए, छोटा मोटा सजेशन दीजिए जिसकी शायद उन्हें जरूरत भी नहीं है। अगेन लिसनिंग की मैक्सिमम थेरेपीज में सामने वाले को आपका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए। तो बी दैट हैंड, आप खाली उनकी बात सुनिए और बात सुनने के बाद जो भी आप छोटा मोटा सॉल्यूशन दे सकते हैं दीजिए। मैक्सिमम दे वांट इज योर टाइम, तब अपना समय दीजिए। अगर आप थेरेपी लिसनिंग के चेयर पे बैठ चुके तो ऑब्वियसली यू आर चार्जिंग फॉर दैट टाइम, बट एट टाइम्स यू माइट गेट इट एज अ सोशल सर्विस, एज अ फैमिली सर्विस, और जस्ट टू गेट, जैसे भारतीय परंपरा में चीज होती है उऋण होना, जो ऋण आपने लिया है। तो ऋण का मतलब यहाँ वो पैसे वाला ऋण से नहीं है, ऋण का मतलब है कि वो आपके बड़े हैं और बीइंग संस्कार वाले पार्ट पे उनकी कुछ ऋण है आपके ऊपर। तो यदि आप वो ऋण होना चाहते हैं तो उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनिए, दे रियली नीड ए लिसनर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि लिसनिंग में हम सारे पता है कि हम किस किस तरह से लिसनिंग करते हैं, किस किस तरह से लिसनिंग की जा सकती है, किस किस तरह के
बात सुनी जाती है। जैसे कहते हैं ना कि यदि ये हौसला हो कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये जानकारी हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये लहजा, ये तजफ्फुज़ हम कैसे आएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। तो इस तरह से अब एक अच्छा लिसनर आप कैसे बन सकते हैं, है ना। तो अब हम उसे थोड़ा जानते हैं कि व्हाट टू डू टू बी ए गुड लिसनर, व्हाट कैन बी द टर्म्स और व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस टू बी ए गुड लिसनर। कई बार कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत उतावली में रहता है, आपको पूरी बात नहीं कह पाता। उन्होंने बात करनी शुरू की, अब बीच में अपनी बात ले कूद पड़े कि नहीं पहले मेरी बात सुनो, तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे लिसनर नहीं कहे जाएंगे। तो आप एक अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में, लिसनिंग के पार्ट में हम ये आपको कैसे सिखा सकते हैं, या कौन सी कमियां हैं जो शायद मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, कि जब हम बात सुनते हैं तो उसमें कौन सी समस्याएं हैं या कौन सी गलतियां हैं, जो आम गलतियां हैं जो हम करते ही रहते हैं। तो आप एक अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, पे योर फुल अटेंशन। जब आप, हो सकता है आप मल्टीटास्कर हों, आप एक टाइम पे सुन भी सकते हो, आप कुछ टेक्स्ट लिख भी सकते हो, आप बात बोल भी सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं, या उसी समय आप वीडियो गेम भी खेल सकते हो। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि आप उनकी बात को पानी दे रहे हैं, आप उनकी बात को हवा में उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में व्हाट यू नीड टू डू, जब कोई आपकी बात कहे, आपसे कुछ सुनाने की कोशिश करे, तो सामने बैठे, थोड़ा समय लेके बैठे, धैर्य से बैठे, आंखों में आंखें डालकर, पूरे तसल्ली से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। हम बॉडी लैंग्वेज में जैसे हम बोलने की कंसंट्रेशन हमारा होता है, बोलने का हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, ऐसे सुनने की भी होती है। यदि आप आंखों में आंखें डालकर ऐसे बैठकर बताएं, अपनी बात सुनने दीजिए, तो जब आप वो सामने वाले को दिल खोलकर बोलने का मौका देंगे, पूरी अटेंशन देंगे, तो सामने वाला आपकी बात आराम से सुन पाएगा। तो इवन इफ यू आर मल्टीटास्कर, प्लीज डू नॉट यूज दैट ऑफ योर टैलेंट व्हाइल लिसनिंग। लिसनिंग के वक्त सामने वाले को, आपके पार्टनर को, आपके बुजुर्गों को, आपके छोटे बच्चे को, आपके किसी भी एक्सपर्ट जिसके साथ आप हैं, आपके मित्र, उन सबको आपकी पूरी अटेंशन चाहिए होती है। तो गिव देम द अटेंशन, वो अटेंशन उनके लिए बेहद जरूरी है। जब आप उस अटेंशन के साथ उनकी बात सुनेंगे तो उनको बेहतर लगेगा, शायद वो हल्का फील करेंगे। तो गिव, पे योर अटेंशन व्हेन समबडी इज टेलिंग यू समथिंग। जिस तरह से बात करते हुए हमने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको सिखाया था, ठीक उसी तरह से बैठकर जो सुनने वाली बॉडी लैंग्वेज है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बैठते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, मतलब कि आपके पास दुनिया भर की फुर्सत है वाला वक्त, और उसके बाद जब आप उनके आराम से बैठकर उनकी, हाँ बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे, उस स्टेज पर सामने वाले को ले आएंगे, तब आप उनको फुल अटेंशन दे सकेंगे। ऐसा सामने वाले को भाव होना चाहिए। हो सकता है आप इस समय कुछ लिख रहे हैं, मोबाइल में चल रहे हैं, और आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप बराबर रिप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन मैं तो यही फील करूंगा कि आप मेरी बात को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी संभवतः दी जानी चाहिए थी। तो इसलिए से जब आप कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाले को पूरी अटेंशन देने का मौका दीजिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी तो सामने वाले को समझ में आएगा, आपके पार्टनर को पता चलेगा कि आप उनकी बात आराम से समझ पा रहे हैं। तो गिव हिम दैट बॉडी लैंग्वेज अटेंशन एज वेल, सो दैट माइट बी ही विल फीलिंग गुड, और जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो ज्यादा तसल्ली से कह भी पाएंगे, और हो सकता है वो बात कह लेने के बाद उनका दिल कुछ हल्का हो जाए, और कम से कम तसल्ली तो मिले। जैसे मेरे छात्र हैं, अगर आप लोग मेरे पास मेरी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर मेरी बात सुनते हैं, तो मुझे ज्यादा बेहतर फील होगा, बजाय इसके कि मैं कुछ बता रहा हूँ और आप कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं। हो सकता है आप मेरे ही नोट्स उतार रहे हैं, पर मेरे पास ये इंप्रेशन रहेगा कि आप नोट कुछ और कर रहे हैं, जब तक मैं ही ना कहूँ कि हाँ ये वाला पॉइंट नोट कर लो, बाकी मेरी बात आप सुनिए। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, यदि वो पॉजिटिव है, तो एक लिसनर के तौर पर आप थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल लिसनर साबित हो सकते हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ तो आप पता है। एक तो ऐसे, यानी क्रॉस हैंड्स हमें बात नहीं करनी है। इसका मतलब है थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, यानी जो मैं कहने वाला हूं, मुझे डर लग रहा है कि मैंने अपनी बात पूरी की और आपने मुझे रिप्लाई देना शुरू कर दिया, तो डू नॉट डू दैट। रिलैक्स होकर बैठिए, अपने चेहरे को, अपने बॉडी पोस्चर को पूरी तरह से मेरे सामने रखिए। दूसरा, आंखों में आंखें डालकर बात करिए, है ना। और उसके बाद पूरे सुनने वाले पोस्चर में रिलैक्स, लीन योर बॉडी, काम डाउन, और उसके बाद लिसन टू मी। तो व्हेन यू आर इन दैट कंडीशन, आई माइट विल बी बेटर रिलैक्सेबल और बेटर इन द कंडीशन टू टेल यू व्हाट आई एम विलिंग टू टेल यू। तो जब आप आराम से तसल्ली से बात करते हैं, कई बार एक गाना भी आजकल बहुत चल रहा है, सैया घोड़े पे क्यों सवार है, तो डू नॉट बी इन दैट रनिंग पोजिशन, जस्ट रिलैक्स। और इसके बाद जब आप वो बात सुन पाएंगे तो सामने वाले को अपनी बात कहने में, सुनवाने में ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा। लिसनिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, डू नॉट फियर द साइलेंस। अगर साइलेंस आ गया है, सामने वाला कुछ बता रहा है, तो डू नॉट फियर द साइलेंस, डू नॉट ट्राई टू फिल अप द ब्लैंक।
आपको लगा कि साइलेंस आ गया, नहीं मुझे तो जवाब दे देना चाहिए, ये साइलेंस आने दीजिए। हो सकता है सामने वाला थोड़ा अपना पॉज ले रहा हो, वो अपना समय ले रहा है कि उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा। तो अगर साइलेंस आ गया है, जब तक कि वो ना कहे कि अब आप इसका विषय में क्या कहना चाहते हैं, तब तक आप बोलना ना शुरू करें। लेट द साइलेंस बी देयर, लेट हिम टेक द पॉज और वट एवर relaxable silence the speaker is taking, and might be he will start that conversation, important conversation later on, है ना। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम अपने किसी मित्र से यदि कुछ कहने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप गए, पूरा दिन आपने साथ बिताया, आप लोगों ने सारे खाना वगैरह खा लिया, सारा सत्कार हो गया, जब आप बिल्कुल निकलने वाले हैं, जब आप गेट पे आ चुके हैं, तब वो कि रुको यार, एक तुमसे बात कहनी थी कि मुझे कुछ मदद की जरूरत थी, या फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहता था, या ऐसा कुछ। तो ये सारी बातें क्यों? क्योंकि कब आप व्यक्ति अपना कितना पॉज ले चुका है, कब साइलेंस के किस हिस्से में वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी पॉकेट से निकालने वाला है, ये नेवर नो। तो वेट फॉर दैट पॉज। आप उस साइलेंस को फिल करने का जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए, आप सामने वाले को अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दीजिए। इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म आता है पैरेटिंग एंड रिफ्लेक्शन। पैरेटिंग मतलब जैसे आपने तोता देखा है, तोता आपकी सारी बातें दोहरा देता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो आप देखना चाहते हैं जब आप वो देखते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो डू नॉट पैरेटिंग, ट्राई टू रिफ्लेक्ट। यानी कि यदि मैं आपसे बताता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप यदि वही बात कहें तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ आपने क्या किया, पूरी बात दोहरा दी और मैं शायद ये नहीं सुनना चाह रहा था। तो लेट मी हियर व्हाट आई एम विलिंग टू हियर, है ना। तो उस समय आप मुझे ऐसा ना बता कि यदि वो बताएं कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो, यानी जो हो सकता है कि मेरी बात का महत्वपूर्ण अर्थ है, आप अगर वो मुझे रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप एक बेहतर लिसनर हो सकते हैं। तो पैरेटिंग यानी तोते की तरह बातें दोहराने की जगह कभी कभी रिफ्लेक्शन वाला होता है कि जब हम जो हिस्सा हम देखना चाहते हैं, जिस पर लाइट पड़ रही है, हम जो हिस्सा आपसे सुनना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, वो कहेंगे। मैंने कहा ना कि लिसनिंग में आमतौर पे हमें पहले से पता है कि सामने वाला हमसे क्या सुनना चाहता है या क्या सुनाना चाहता है। तो यदि आप वो सुनने वाले स्तर पे आते हैं, पैरेटिंग की जगह, तोते की तरह दोहराने की जगह रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आएंगे, तो इट माइट बी ए बेटर स्किल टू लिसन, है ना। तो बी ए रिफ्लेक्शन, नॉट ए तोते वाला दोहराना नहीं बनना हमको। एक इसमें इंपॉर्टेंट आएगा वैलिडेट द फीलिंग्स। वैलिडेट द फीलिंग्स मतलब जो सामने वाला महसूस कर रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, यदि आप उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा देते हैं, यदि आप लगा सकते हैं, यदि आप उससे सहमत हैं, यदि आपको लगता है इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूं, तो आपको कतई जरूरी नहीं है कि नहीं तुम कैसे लो फील कर सकते हो, आप तो बहुत महान हैं, योद्धा हैं, आप तो महापुरुष हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेट मी फील कि हाँ आप लो फील कर सकते हो, आप भी इंसान हैं, आप भी कभी कभी थक सकते हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। तो जब आप इस तरह से मेरी ही फीलिंग्स को वैलिडेट कर देते हो, अगर आप वैलिडेट कर देते हो सकता है कुछ आपके खास मित्र हैं जो आपको उम्मीद रखते हैं कि वो आपको सही सलाह देंगे, और समय हर जगह वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट टाइम्स बीइंग ए गुड लिसनर, यदि आप उनकी फीलिंग्स वैलिडेट करते हैं तो आप बेहतर लिसनर होंगे। कभी कभी आप मित्रता का फर्ज निभाते हुए बेहतर लिसनर की जगह बेहतर मित्र होने का फर्ज निभा सकते हैं, लेकिन अमूमन टू बी गुड लिसनर व्हाट यू नीड इज टू वैलिडेट द फीलिंग्स। तो जो मैं कुछ महसूस कर रहा हूं, मैंने आपसे शेयर किया, आपने मेरी ही फीलिंग्स को दोहराकर, मेरी फीलिंग्स को मेरे शब्दों में समझाकर और मेरी बात से सहमति जताई, दैट इज अ वैलिडेशन एंड दैट इज अ परफेक्ट लिसनिंग। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी थेरेपी लिसनिंग। थेरेपी लिसनिंग में जो आप मेरी फीलिंग्स से आप उनसे सहमति चाहें, हो सकता है मैं अपनी जगह अनुचित हूं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा वैलिडेशन देते हैं, वही गर्माहट भरा हाथ यदि मेरे हाथ पे रखकर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कहते हैं कि जो आप फील कर रहे हैं वो सही है, कोई भी ऐसा फील करेगा, आप भी इस इंसान हैं, आप महान होने का अपना कंधे पे जिम्मेदारी मत उठाइए, आप सामान्य पुरुष हैं, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो वो जो वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स आप मुझे जाहिर करेंगे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको सच में अपना सबसे हितैषी, सबसे अच्छा लिसनर मान सकता हूं। तो वैलिडेशन वाला जो पॉइंट है, वो एक्सेप्टेंस मुझे कई बार चाहिए होती है। बीइंग ए लिसनर, किसी भी लिसनर को चाहिए होगी। तो जब आप सुनने के लिए किसी को बैठे हैं, तो सामने वाले की फीलिंग्स का, उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो दैट विल बी ब्लेसिंग फॉर देम। एक पार्ट रहेगा कि आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस, नॉट जस्ट बी द लिसनर। यदि आप पूरी क्लास बैठी है, सब तन्मयता के साथ मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, तो कभी कभी कोई थॉटफुल क्वेश्चन अगर पूछे जाता है तो सामने वाला बेटर फील करता है। इंस्पाइट ऑफ कि एक तो होता है कि आपको पता है, एक होता है तर्क कुतर्क, आर्ग्यूमेंट और मिस आर्ग्यूमेंट। तो यदि आप तर्कपूर्ण बातें करते हैं तो मुझे, यानी कोई भी जो आपको कुछ बताने आया उसको ज्यादा बेहतर लगेगा। पहला, मुझे पता चलेगा आप मेरी बातें सुन रहे हैं, दूसरा, मुझे पता चलेगा आप मेरी बातों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं।
तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए तर्कपूर्ण बातों का हमेशा स्वागत रहता है। तो इस तरह से अगर आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो थॉटफुल क्वेश्चंस यदि आप पूछते हैं तो दैट विल बी ए बूम फॉर मी। तो यदि आप कुछ बात बता रहे हैं तो तर्कपूर्ण तरीके से अपने सवाल रखिए, सामने वाला बेहतर फील करेगा। ठीक है, तो इसलिए तर्कपूर्ण बात, ये ऐसे सवाल जो सच में उठने चाहिए थे। तो अगर आप एक अच्छा लिसनर है, आपके 2-3 क्वेश्चन से ही मैं जज कर लूंगा कि पूरी क्लास में सिर्फ उन्होंने और उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, सच में मजा आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो मुझे व्यथित कर गए, जिनका आंसर के लिए मुझे भी 1 मिनट के लिए शायद कुछ अपने नोट्स को खंगालना पड़ गया। तो यदि मैं उस स्तर तक आ चुका हूं तो यानी कि आपके क्वेश्चंस में सच में जान थी और आप ही मेरी बात सुन रहे थे, बाकी सब तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था। लेकिन उन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन से मुझे झकझोर कर रख दिया। कई बार ऐसे आप लोग क्लास में हम लेक्चर देते हैं तो कुछ छात्रों के सवाल से हम भी हिल जाते हैं कि यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। एट टाइम्स यू जज कि यार इनका यानी कि IQ लेवल, आपको पता है IQ EQ, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो इतना ज्यादा शानदार हो चुका है कि यहाँ तक मैं पहुंच ही नहीं पाया था। तो वो मुझे कैसे पता चला? जब आपने क्वेश्चंस पूछे। तो आपके क्वेश्चंस आपकी पहचान बन सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस स्तर के हों तो आपके थॉटफुल क्वेश्चन आपको एक बहुत शानदार लिसनर भी बना सकते हैं, स्पेशली मीटिंग्स में, या अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं या आप कोई चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी। तो आपके थॉटफुल क्वेश्चंस, अगेन ये परिवार में विवाद की स्थिति के लिए नहीं है, लेकिन यदि आपके क्वेश्चंस बहुत थॉटफुल है तो कई जगह आपकी पहचान आपके क्वेश्चन से बन सकती है। सामने कोई बहुत अच्छे स्पीकर आए हुए हैं, कोई लेक्चर के स्पेशलिस्ट आए हैं, है ना, तो वो उनके सामने जो आपने क्वेश्चन पूछा, दैट विल रिफ्लेक्ट हाउ केयरफुली, हाउ लीनिंगली यू आर लिसनिंग ऑल द चैप्टर्स। So that will be validated or that will be calculated, counted your position just through your questions. तो put those questions only. एक important part आता है, avoid passing judgment rather just some good advices. एक तो होता है कि मैं आपको जज करना शुरू कर दूं कि आप ऐसा बता रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपको जज कर रहा हूं, वो क्रिटिकल लिसनिंग में आ जाएगा। दूसरा तो मैं आपको कुछ एडवाइस दूं कि यदि आप उचित समझे तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। So when you are in the position to giving advice, now that is a better aspect. On rather the part when I am saying, okay, now let's judge this man, and according to me, you are wrong at this point. Now you are judging. So do not judge. You can give advice with the lenient voice कि मेरे ख्याल से आप यहाँ शायद मेरी एक सलाह अगर आप उचित समझें तो ये सलाह हो सकती है। तो जब आप सलाहपूर्ण रवैये से कुछ बात बताते हैं तो आपको एक लिसनर वाला पार्ट आ जाता है। लेकिन जब आप जज करने लग जाते हैं कि यहाँ तो आप गलत हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे सामने ऐसा कोई बोल सकता है, तो जब आप जज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे श्रोता से तो हट ही जाते हैं, है ना। कई बार आपने देखा हो कोई बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, बोल के आते हैं यू आर गुड ऑडियंस, तो उनका मीनिंग क्या रहा कि उनको उतना रिफ्लेक्शन आ रहा था, उनको उतना चीयरअप मिल रहा था। तो बीइंग ए गुड ऑडियंस जनता के लिए आसान बात हो सकती है। इंडिविजुअली एक व्यक्ति एक अच्छा लिसनर होगा तो थेरेपी लिसनिंग में पहुंच जाएगा। ही विल चार्ज $10,000 फॉर 1 hour बिकॉज ही इज लिसनिंग यू विद हिज ऑल स्किल्स, है ना। तो when you are willing to be that skillful person to be getting charge money for listening hours, तो because उसके लिए आप उस skills का use भी कर रहे हैं। तो अब जब हम listening को finalize अगर करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिस तरह से हम clear कर सकते हैं कि now you can be a good listener. First, adjust your sitting posture या your body language. आपकी जो body language है उसे आप थोड़ा सा positive करेंगे। Clear away all the distractions. यदि आप बातचीत कर रहे हैं और आप किसी कारण से आप संदर्भ में सुन नहीं पा रहे हैं, मे बी अगर आप फोन कॉल पे हैं, आपको इंट्रैक्शन आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, आप रुकिए, मैं काट के दोबारा मिलाता हूं क्योंकि जो बात आप कहना चाहते हैं मैं प्रॉपर सुनना चाहता हूं, इट माइट बी सेकंड। तो जिस तरह के भी डिस्ट्रैक्शंस आपको आ रहे हैं किसी कारण से, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर पॉजिटिव रख लीजिए। पॉजिटिव लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू लिसन। लिसन विदाउट जजिंग, जो भी आप सुन रहे हैं उससे जज मत कीजिए। कई बार होता है ना कि हम आमतौर पे एक लाइन कही जाती है कि हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज और अपने मामले में बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। अगर मुझे लगता है मैं किसी गलती पक्ष पे हूँ, गलत पक्ष पे हूँ, तो मैं अपना बहुत अच्छा वकील बन जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है आप थोड़ा गलत कर रहे हैं तो मैं सबसे अच्छा जज बन जाता हूँ। तो डू नॉट जज समबडी व्हेन यू आर लिसनिंग, ट्राई टू बी ए हम्बल पर्सन हु इज लिसनिंग एंड हु इज जस्ट ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सिचुएशन। तो जब आप सुनने की क्षमता डेवलप करते हैं तो इट विल बी ए बेटर पार्ट फॉर एनीबॉडी, है ना। तो डू नॉट बी ए जज, जस्ट बी ए लिसनर, डू नॉट जज। तो इसमें आएगा एंड इसे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है ना। इसका मतलब होता है कि डू नॉट टेक इट ऑन यू। अगर सामने वाला कुछ बात बता रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास मेरी जिंदगी में कुछ नेगेटिव लोग आ गए हैं, तो डू नॉट टेक, अच्छा मैं नेगेटिव व्यक्ति हूं क्या। यदि आप उस संदर्भ में आते हैं कि अच्छा मेरे बारे में बात करेंगे, डू नॉट टेक इट ऑन यू। हो सकता है वो सामाजिक संदर्भ में बात कर रहा है,
तो जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो डू नॉट टेक इट ऑन यू, हर बात अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः वो सामाजिक सिनेरियो में, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, तो हो सकता है यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर बोल रहा हो कि ऐसा कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ नेगेटिव लोग आ गए हैं, या किसी भी संदर्भ में, संदर्भ कुछ और हो सकता है। तो हर बात जब आप सुन रहे हैं अपने ऊपर लेकर यदि समझने लग जाते हैं तो शायद अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। एक पार्ट आएगा बी प्रेजेंट, जब आप अपने पूरे अटेंटिवली, अटेंशन के साथ, पूरे चैतन्य के साथ किसी की बात सुनते हैं तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब सामने वाला आपको कोई बात बता रहा है तो उस प्रेजेंट में आप मोमेंट में प्रेजेंट भी रहिए, तो जब कोई बता रहा है तो उस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए। साथ में डू नॉट पे सॉल्यूशंस, संभवतः आपके सॉल्यूशंस की वेट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपने सामने वाले ने बात की, आप साथ साथ सॉल्यूशन देना शुरू कर दे, या यू जस्ट जंप इनटू द सिचुएशन की अच्छा ऐसी स्थिति है मैं सॉल्यूशन बताता हूं, तो ही माइट नॉट बी लीनिंग सॉल्यूशन। संभवतः सामने वाला सॉल्यूशन ही चाह रहा है, वो सिर्फ आपको अपने बात सुनाना चाह रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, ये आपने देखा है नए नए आप लोगों की उम्र में जब होता है कि लड़का लड़की या नायक नायिका आपस में साथ बैठते हैं, तो आमतौर पे अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप अपने पार्टनर के ज्यादा बेटर, ज्यादा करीब आ सकते हैं, है ना। तो यदि आप अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो बहुत सारे मामलों में आप ज्यादा फ्रूटफुल कंडीशन में आते हैं, बिकॉज यू आर लिसनिंग वट एवर समबडी इज टेलिंग। तो जो सामने वाला आपको बताना चाह रहा है, आप उसकी अपनी बात की अपनी अपनी कह के, और आपको लगता है कि आप जीत आए, तो वहां वो जीत नहीं, शायद वो हार रहे हैं। तो वहां आपको अपनी बातें कहने की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आप सामने वाले की बात सुनने का प्रयास करें। आप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बेटर लिसनिंग वाले पार्ट पे आ जाएंगे। एक पार्ट आता है डू नॉट डाउन प्ले देयर कंसर्न्स, सामने वाला जो बात बताना चाह रहा है आप उसकी बात को यदि हल्का करके आंक देंगे, वो सामने वाला कुछ उसके हिसाब से बहुत ही गहरी बात आपसे बताना चाह रहा है, आपको लगता है इतनी सी बात है, लो वो तो हम रोज फेस करते हैं। यदि आप उस वाले सिनेरियो में आ जाएंगे, सामने वाले की बात को आप ठीक से सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, या सामने वाले की सिचुएशन को आप अपने पे ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि अपने ऊपर मत लीजिए कि आपने तो इतना बड़ा चीज फेस कर ली थी, आपको तो कुछ नहीं हुआ, सामने वाला इतनी सी सिचुएशन से घबरा गया, तो ऐसा कह के हो सकता है आपको तो लगता है कि आपने बहुत ही महान काम कर दिया, लेकिन आपने किसी को हार लिया है। तो डू नॉट डू दैट। आप जबरदस्ती अपने को हर एक सिचुएशन में कंपेयर मत कीजिए, उसकी समस्याओं को छोटा करके मत आके। हो सकता है जिस परिवेश से वो व्यक्ति आया है, जिस स्थिति को उसने फेस किया है, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात हो। यदि आर्मी पर्सन हम लोगों की समस्या सुनेंगे तो उनको लगेगा कुछ भी नहीं, हो तो उससे कई ज्यादा मुश्किल समस्याओं को रोज सामना करते हैं, लाइफ एंड डेथ इज द डेली रूटीन फॉर देम। तो इस तरह से किसी की समस्या आपसे बड़ी भी हो सकती है, आपकी समस्या सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन यदि कोई अपनी समस्या, कोई अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहा है सहज भाव से, तो सहज भाव से ही अपनी उनकी बात सुनिए। जबरदस्ती के सॉल्यूशंस ही माइट नॉट बी लुकिंग फॉर, तो उनकी बात तसल्ली से सुनिए, गंभीरता से सुनिए, सॉल्यूशन देने की कोशिश मत कीजिए, जज तो बिल्कुल भी मत बनिए, सिर्फ सहानुभूति से उनकी बात सुनिए। उनके लिहाज से उनकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसकी समस्या क्या है, मेरी क्लास में मेरे से कोई बोलता नहीं, हो सकता है उसी बच्चे के फादर की समस्या है शाम का खाना कहां से आएगा। तो लेकिन अगर बच्चा अपनी बात जब बता रहा है तो उस बच्चे की बात यदि पापा आराम से सुनते हैं तो बच्चा सिंपैथिकली ज्यादा बेटर फील करता है, ज्यादा बेटर कनेक्टेड फील करता है। तो उसी कनेक्शन को आप कब फील करवा पाते हैं, जब आप उनकी बात आराम से सुन पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट देयर फीलिंग, जो फीलिंग वो चाह रहे हैं, जो सहमति आपसे चाह रहे हैं, उस फीलिंग्स को आप समझने का प्रयास करें। एंड डू नॉट वरी अबाउट गेटिंग रॉन्ग। हो सकता है आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, आपने अंदाजा लगाए लेकिन आपके जो अंदाजे हैं वो गलत निकले, उसमें कोई समस्या नहीं, कम से कम आप अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, कम्युनिकेशन लगभग सारी समस्याओं की होती है, लगभग सारी समस्याएं कम्युनिकेशन की सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। तो उस तरह से जो आप अंदाजे लगा रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो सकता है, जो भी आपके अंदाजे हैं उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन बी ए गुड लिसनर। ठीक है, तो लिसनिंग एक अहम पार्ट है जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, जिसे आमतौर पे थोड़ा सा कम करके आंका गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में यदि आप एक बेहतर लिसनर हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारे संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, यदि आप अच्छा लिसनर बन सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि आपको कुछ समस्याएं हैं, आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया या कुछ पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन यू वांट टू शेयर, गो टू द कमेंट बॉक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो एंड जल्दी मिलेंगे आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।